नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। आज हम मुद्रा की पूर्ति के माप मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आपकी सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम के पीछे के प्रश्न देखें तो यहाँ से लगभग एक प्रश्न बनता है। इसमें हम निम्न दो बिंदुओं को लेकर चलेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि मुद्रा की पूर्ति होती क्या है, और दूसरा बिंदु हमारा रहेगा कि मुद्रा की पूर्ति के माप क्या है, मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई क्या है। चूँकि आपके सिलेबस में केवल मुद्रा की पूर्ति के माप के बारे में ही कहा गया है, यही सिलेबस में दिया गया है, इसलिए हमें इस मुद्रा की पूर्ति के माप को तो विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन साथ ही मुद्रा की पूर्ति होती क्या है उस पर भी अपन कुछ चर्चा करेंगे। क्योंकि मुद्रा की पूर्ति के माप को पढ़ने से पहले हमें मुद्रा की पूर्ति क्या होती है उसे भी जानना जरूरी है। इस वीडियो में कुछ प्रश्नों का भी समावेश किया गया है, इसलिए आप सभी से मेरी ये गुजारिश रहेगी कि इस वीडियो के अंत तक आप बने रहना। आज के इस टॉपिक पर अपन बिल्कुल विस्तार से चर्चा करेंगे। मुद्रा की पूर्ति के माप से संबंधित जो भी प्रश्न बन सकते हैं या दिए गए हैं उन पर भी हम चर्चा करेंगे। चलते हैं मुद्रा की पूर्ति के माप क्या है। उससे पहले अपन देखें कि मुद्रा की पूर्ति क्या होती है। लेकिन साथियों, मुद्रा की पूर्ति को जानने से पहले अपन इस बात की चर्चा करना चाहेंगे कि आखिर पूर्ति होती क्या है, सप्लाई क्या होती है। जैसा कि साथियों आपने देखा होगा कि विभिन्न प्रकार की वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं के दो पक्ष होते हैं, दो पहलू होते हैं। एक तो मांग होता है और एक होती है पूर्ति। ठीक है, कोई भी वस्तु आप दैनिक जीवन में देखते हैं तो उसका एक तो डिमांड पक्ष होता है और एक होता है सप्लाई वाला। इन कुछ व्यक्ति होते हैं जो किसी वस्तु की सप्लाई करने वाले होते हैं, और कुछ व्यक्ति होते हैं कि उस वस्तु का उपभोग करने वाले होते हैं, उसकी डिमांड करने वाले होते हैं। तो इसी पर आधारित हम देखेंगे कि आखिर मुद्रा की पूर्ति होती क्या है, मुद्रा की पूर्ति में क्या क्या शामिल होगा, किसे मुद्रा की पूर्ति कहेंगे, और मुद्रा की पूर्ति अपनी अर्थव्यवस्था में करता कौन है उस पर भी हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सप्लाई ऑफ मनी, मुद्रा की पूर्ति क्या होती है। जैसा कि आपकी स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि मुद्रा की पूर्ति में मुद्रा के केवल उस स्टॉक को सम्मिलित किया जाता है। तो आज हम इस स्टॉक के बारे में भी पढ़ेंगे कि आखिर स्टॉक क्या होता है। लेकिन सबसे पहले देखिएगा कि मुद्रा की पूर्ति में मुद्रा के केवल उस स्टॉक को सम्मिलित किया जाता है जो लोगों के पास होता है, ना कि जो मुद्रा की पूर्ति करने वालों के पास होता है। साथियों, यहाँ से आपसे प्रश्न नहीं बनेगा, केवल आपकी जानकारी के लिए कि मुद्रा की पूर्ति, सप्लाई ऑफ मनी होती क्या है, उसको थोड़ा सा हम जान लें। तो आप यहाँ देख पा रहे हो कि मुद्रा की पूर्ति में केवल उसी को शामिल किया जाता है जो लोगों के पास होती है, उनको नहीं शामिल किया जाएगा जो मुद्रा की पूर्ति करने वालों के पास होता है। तो सबसे पहले आप यहाँ देखोगे कि एक चीज़ तो निकल कर आती है कि जो लोग हैं उनके पास जो मुद्रा है उसको मुद्रा की पूर्ति में शामिल किया जाएगा, और मुद्रा की पूर्ति करने वालों के पास जो मुद्रा है उसको शामिल नहीं किया जाएगा। आगे हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि मुद्रा की पूर्ति करने वाले हैं कौन, कौन मुद्रा की पूर्ति करते हैं। लेकिन लोग तो हम हैं, और हमारे पास जो पैसा है, जो मुद्रा है, अब वो हमारी जो मुद्रा है वो कहाँ कहाँ रह सकती है। जैसे बैंकों में है, जैसे हमारी जो मांग जमाएं होती हैं, जैसे हम देखते हैं कि चालू खाता है, बचत खाता है, उसमें हम अपना पैसा जमा करते हैं। तो विभिन्न प्रकार की जो हमारी जो मुद्रा है उसको मुद्रा की पूर्ति में शामिल करेंगे। अब एक यहाँ प्रश्न बनता है कि मुद्रा की पूर्ति करने वाले कौन हैं, उसकी भी हम आगे चर्चा करेंगे। अन्य शब्दों में बात करें कि मुद्रा की पूर्ति से अभिप्राय मुद्रा के उस स्टॉक से है जो उन लोगों के पास होता है जो मुद्रा की मांग करते हैं। अब हर व्यक्ति मुद्रा की मांग करता है, क्योंकि आज हम व्यवहार में देखें कि कोई भी वस्तु हम खरीदें तो बिना मुद्रा के संभव नहीं है। यानी विभिन्न प्रकार की वस्तुएं या सेवाएं हैं, उनको खरीदने के लिए हम मुद्रा की मांग करते हैं, और हमारे पास जो मुद्रा है
उसे ही मुद्रा की पूर्ति के अंतर्गत शामिल किया जाता है, क्योंकि उन्हीं को हम विभिन्न वस्तुओं पर खर्च करते हैं, न कि जो मुद्रा की पूर्ति करने वाले हैं। इसका मतलब मुद्रा की पूर्ति के अंदर अर्थव्यवस्था में जो मुद्रा संचरण कर रही है, यानी मुद्रा जो अर्थव्यवस्था में है, ठीक है, उसको मुद्रा की पूर्ति के अंतर्गत शामिल किया जाता है, न कि जो ऐसे जो मुद्रा की पूर्ति करते हैं उनको उसको अपन मुद्रा की पूर्ति में शामिल नहीं करेंगे। मुद्रा की पूर्ति करने वालों के पास अगर कोई मुद्रा है उसको शामिल नहीं करेंगे। अब हम देखें कि मुद्रा की पूर्ति करने वाले हैं कौन कौन। तो देश की केंद्रीय बैंक आरबीआई करती है। अब वो किस प्रकार से करती है, तो आप जानते हो कि नोट छापने का काम केवल और केवल आरबीआई के पास है, नोट निर्गमन का काम केवल और केवल आरबीआई के पास है। तो आरबीआई क्या करती है कि नोट निर्गमन करके नए नोट छापकर अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति करती है। तो पहला तो ये हो गया। अब मुद्रा की पूर्ति करने वाला अलग है और नोट छापने, नोट निर्गमन करने की प्रक्रिया अलग है। नोट निर्गमन करना यानी नोट छापने का काम किसके पास है, आरबीआई के पास है, ठीक है। इसके द्वारा आरबीआई अर्थव्यवस्था में, हमारे देश में, हमारी इकोनॉमी में मुद्रा की पूर्ति करती है। और दूसरा है वाणिज्यिक बैंक, जो कॉमर्शियल बैंक है, जितनी भी बैंक है वो भी मुद्रा की पूर्ति करती है। जो साख सर्जन एक प्रक्रिया होती है जिसकी हम आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम उस पर ज़्यादा विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे। केवल आप ध्यान रखिएगा कि साख सर्जन के माध्यम से भी वाणिज्यिक बैंक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति करती है। तीसरा है सरकार। आप जानते हो कि 1 रुपये का जो नोट है या विभिन्न प्रकार के सिक्के हैं वो सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किए जाते हैं। तो इस प्रकार आप देखोगे कि इन तीनों के द्वारा अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति की जाती है। तो इनके पास जो पैसा है उसको मुद्रा की पूर्ति में शामिल नहीं करेंगे, केवल ये मुद्रा की पूर्ति करता है, मुद्रा की पूर्ति करने वाले हैं। इनके अलावा जो हम अर्थव्यवस्था में जितने लोग हैं उनके पास जो मुद्रा है उसको मुद्रा की पूर्ति के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। तो यहाँ से आपके प्रश्न नहीं बनेगा, इस पर आपको ज़्यादा नहीं देखना, थोड़ा सा आपको लाइटली इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि मुद्रा की पूर्ति क्या है। यहाँ एक ये बात और है, मुद्रा की पूर्ति एक स्टॉक अवधारणा है, स्टॉक कंसेप्ट है। अर्थव्यवस्था में 2 प्रकार के कंसेप्ट हैं, एक तो स्टॉक हो गया, एक प्रवाह हो गया। अब अंतर क्या है स्टॉक और प्रवाह में, इसको जरा समझ लेते हैं। जैसे आपकी राष्ट्रीय आय है, नेशनल इनकम है, जो 1 वर्ष की होती है, एक वित्त वर्ष के अंतर्गत जो देश की आय है उसका आकलन करते हैं। तो एक टाइम ड्यूरेशन है, एक समय अवधि पर अगर चर्चा करें तो वो तो है प्रवाह, फ्लो, और एक निश्चित पॉइंट पर बात करते हैं वो है स्टॉक। तो मुद्रा की पूर्ति एक स्टॉक अवधारणा है, एक निश्चित पॉइंट पर बात करते हैं। आप एक छोटा सा उदाहरण लेकर मैं आपको समझाना चाहूँगा कि आप देखोगे कि जैसे एक पानी की टंकी है, उसमें आज मान लें कि 100 लीटर पानी है, तो वो 100 लीटर एक स्टॉक अवधारणा है। और इस पानी की टंकी से नल के माध्यम से जो पानी बाहर निकल रहा है वो एक प्रवाह है, फ्लो है, तो जो गतिशील स्थिति में है। तो प्रवाह है वो एक टाइम ड्यूरेशन की बात करता है, एक अवधि की बात करता है, टाइम पीरियड की बात करता है। जबकि स्टॉक एक निश्चित, जैसे आज मान लो कि हमारे बैंक में कितना, आज की डेट में कितना पैसा पड़ा है, वो एक स्टॉक अवधारणा है। तो आपकी जो सप्लाई ऑफ मनी है, मुद्रा की पूर्ति है, वो एक स्टॉक अवधारणा है। अब जहाँ से आपके 2nd ग्रेड के एग्जाम से प्रश्न बनेंगे, मुद्रा की पूर्ति के माप है, उस पर अपन चर्चा करते हैं। तो साथियों, जो आपके आरबीआई है उसने मुद्रा की पूर्ति के 4 माप बताए हैं। ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। एक तो हो गया आपका M1, एक हो गया M2, एक हो गया M3 और एक हो गया M4। ये 4 माप बताए हैं और इन चारों माप से संबंधित आपको एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। बड़ा आसान सा काम है, आप वीडियो देखोगे बिल्कुल आपको तुरंत यही याद हो जाएगा। ये आरबीआई के द्वारा दिया गया है, 3 वैकल्पिक माप तैयार किए गए हैं, M1, M2, M3, M4, ठीक है। तो इनके द्वारा मुद्रा की पूर्ति को मापा गया है। अब सबसे पहले हम M1 की बात करें तो M1 क्या शामिल किया गया। M1 में जनता के पास जो करेंसी है जिसको हम C बोल रहे हैं, दूसरी है हमारी मांग जमाए
जिसको हमने डी बोला है, डिमांड डिपॉजिट बोला है। और आपकी जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब है उसमें ये तीसरा नहीं दे रखा, केवल 2 दे रखा है, लेकिन आप ये तीसरा भी ध्यान में रखिएगा। तीसरा है ओडी, रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाएं। अन्य जमाएं आपने पूर्व में ऊपर पढ़ा है कि जो लोग हैं, लोगों के पास जो मुद्रा है उसको मुद्रा की पूर्ति में शामिल किया गया है। तो रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाएं, अब आगे हम देखेंगे कौन सी अन्य जमाएं हैं जिनको हम इस ओडी के अंतर्गत लिया गया है। तो सबसे पहले आप सी देखिए, सी का मतलब है हमारे पास जो जनता है उसके पास जो करेंसी है, सिक्के हैं, नोट है, वो सब इसके अंदर शामिल किए गए हैं, सी के अंतर्गत शामिल किए गए। कोई बड़ी बात नहीं। M1 में सबसे पहले मुद्रा की पूर्ति में हमने देखा कि मुद्रा की पूर्ति में क्या शामिल होगा, मुद्रा की पूर्ति में हम देखा लोगों के पास जो पैसा उसको शामिल किया गया। पहली बात तो आपने ऊपर पढ़ कर आए थे कि पूर्तिकर्ता को नहीं शामिल किया जाता है, जो लोग हैं जो मुद्रा की मांग करते हैं उनके पास जो मुद्रा है उसको मुद्रा की पूर्ति के अंतर्गत शामिल किया गया है। अब उसको हमने 4 तरीके से, आरबीआई ने 4 तरीके से परिभाषित किया, जिसमें M1 में पहला बताया गया है कि जनता के पास जो करेंसी है, सी है, तो अपने आप को ले लीजिए, हमारे पास जो पैसा है वो ले लीजिए। दूसरा इसमें है मांग जमाएं, डिमांड डिपॉजिट। अब ये मांग जमाएं क्या होती हैं उनको हम देखते हैं। तीसरा है रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाएं, वो क्या आती हैं उनको देखते हैं। अब सबसे पहले मांग जमाएं देखें, डिमांड डिपॉजिट क्या होता है उस पर अपन देखते हैं। तो मांग जमाओं पर देखें अपन, तो हमारा जो आप देखते हो कि विभिन्न प्रकार के जो वाणिज्यिक बैंक है, चाहे SBI है, चाहे हमारा ग्रामीण बैंक है, चाहे हमारा केनरा बैंक है, कोई भी प्रकार का बैंक है जिसमें हमारा खाता होता है, जैसे अपन देखते हैं या तो हमारा चालू खाता होता है या फिर हमारा क्या होता है, बचत खाता होता है, यानी सेविंग अकाउंट होता है या करंट अकाउंट होता है। उसमें हमारा जो पैसा जमा होता है जिसको हम जब चाहें उस बैंक से निकाल सकते हैं, इसलिए वो हमारी क्या है, डिमांड डिपॉजिट है, मांग जमाएं हैं। तो इसका मतलब M1 में पहला तो क्या शामिल हुआ, सी, यानी हमारे पास जो नगद रूप में पैसा है, जो करेंसी या नोट के रूप में है, और दूसरा हमारे जो बैंक में पैसा है। साथियों यहाँ ध्यान में रखना, यहाँ आप सावधिक जो मांग सावधिक जो है खाते में उसको इसमें शामिल नहीं किया गया है, केवल मांग जमाएं हैं इसमें, चाहे वो चालू खाता हो चाहे आपका बचत खाता हो, सावधिक को नहीं शामिल किया गया। इसको आप ध्यान में रखना। सावधिक खाताएं अलग होता है, सावधिक जमाएं अलग होता है। वो एक प्रकार की टाइम ड्यूरेशन होती है, साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, उस अवधि से पहले उस पैसे को आप नहीं निकाल सकते, ठीक है। और ओडी, अदर, ये अन्य जमाएं हैं। अब अन्य जमाओं में क्या है कि आरबीआई के पास सार्वजनिक वित्तीय संस्थाएं जैसे नाबार्ड है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास की कोई मांग जमाए, यानी आरबीआई के पास नाबार्ड का कोई पैसा जमा है तो वो नाबार्ड कब भी उसको पैसे को निकाल सकते हैं। और आपको नाबार्ड के बारे में पता है कि ग्रामीण क्षेत्र की सर्वोच्च संस्था है जो ग्रामीण क्षेत्र को मतलब साख उपलब्ध कराने का काम करती है, वो नाबार्ड है। आपको पता है ये 1982 में इसकी स्थापना की गई थी। तो उसका कोई पैसा आरबीआई के पास जमा है तो वो किस में आएगा, अन्य जमा में आएगा। दूसरा है आरबीआई के पास विदेशी केंद्रीय बैंक तथा विदेशी सरकारों की कोई पैसा जमा है तो वो उनकी मांग जमाओं के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। और तीसरा इसमें अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं जैसे IMF है या विश्व बैंक है, उसका पैसा है वो भी उसकी मांग जमाओं में शामिल किया जाएगा। तो ये इसकी अन्य जमाओं में शामिल किया गया। इसके अलावा जो M1 में शामिल नहीं होगा। ओडी में निम्नलिखित में को शामिल नहीं किया जाता। देश की सरकार की आरबीआई के पास कोई जमा है उसको नहीं शामिल किया जाएगा। देश की बैंकिंग व्यवस्था की आरबीआई के पास जमाएं हैं उनको शामिल, क्योंकि एक निश्चित राशि है वो आरबीआई अपने पास रखता है, उसको हम M1 के अंतर्गत शामिल नहीं करेंगे। यानी ऐसा पैसा जिसको हम यूज कर सकते हैं उसको हम M1 के अंतर्गत शामिल करेंगे। तो आपने देखा एक तो सी शामिल था, जनता के पास है। दूसरा हमने देखा डीडी जो हमारी मांग जमाएं उसको शामिल किया गया। और अदर डिपॉजिट जिसमें आपने देखा कि नाबार्ड का है या विदेश केंद्रीय बैंक है या विदेशी सरकार का पैसा है या IMF का है, उसको इसके अंतर्गत शामिल किया गया। इसके अलावा साथियों आप देखोगे तो निविल मांग जमाएं तथा सकल,
ये आप जरा थोड़ा सा अंतर देख लीजिएगा, निविल मांग जमाएं और सकल मांग जमाओं में अंतर क्या है, उसको तो थोड़ा समझने का प्रयास आप कीजिएगा। इसमें जो डिमांड डिपॉजिट है उसमें निविल मांग जमाएं शामिल की गई है। निविल का मतलब नेट, शुद्ध। अब इनमें अंतर क्या है कि जैसे कोई एक बैंक है और ये दूसरी बैंक है, तो एक दूसरे के बैंक के इस प्रकार की लेन देन अंतर बैंकिंग दावे होते हैं। जैसे इस बैंक का इस पर अंतर बैंकिंग दावे होता है या इस बैंक का इस पर अंतर बैंकिंग दावा होता है, उसको शामिल इसमें नहीं किया जाएगा। जैसे कोई ए व्यक्ति है जिसका अकाउंट इस बैंक में है, जैसे एसबीआई बैंक में अकाउंट है, ठीक है, और चेक आ गया, जैसे ये आपकी कोई ओबीसी बैंक है, इसका चेक आ गया। इस प्रकार इस ओबीसी बैंक के पास भी किसी दूसरे बैंक का पैसा आ गया, तो इस प्रकार से एक दूसरे का कोई अंतर बैंकिंग दावा होता है। भाई एक दूसरे बैंक का पैसा इन दोनों में होता है, जैसे एसबीआई है तो इसमें किसी अन्य बैंक का चेक आ सकता है, और ओबीसी है जिसमें किसी अन्य बैंक का चेक आ सकता है। तो इस प्रकार के अंतर बैंकिंग दावे हैं वो इसमें शामिल नहीं किए जाएंगे, उनको हटाकर इसमें को देखा जाएगा। जैसे वाणिज्यिक बैंकों की सकल मांग जमाएं तथा निविल मांग जमाओं में अंतर होता है। सकल मांग जमाओं में अंतर बैंकिंग इंटर बैंकिंग दावे एक बैंक का दूसरे बैंक पर दावा सम्मिलित होता है। निविल मांग जमाओं में कोई अंतर बैंकिंग दावे नहीं होते हैं। अंतर बैंकिंग दावे लोगों की मांग जमाओं का भाग नहीं होता है। आप विभिन्न प्रकार के देखोगे, जैसे आप इसको सरल तरीके से समझने का प्रयास करें, वैसे आपके एग्जाम से संबंधित नहीं है, यहाँ से प्रश्न नहीं बनेगा, फिर भी आप देखो जैसे ए व्यक्ति है, अब इस ए व्यक्ति के पास इस बी व्यक्ति का भी कुछ पैसा है और सी व्यक्ति का भी कुछ पैसा है और इन आपस में भी कुछ लेन देन है, तो वो अंतर बैंकिंग दावे हो गए। तो इस प्रकार के अंतर बैंकिंग दावों को इसके अंदर शामिल नहीं किया जाएगा। और मैंने बताया आपको सावधिक जमा तथा मांग जमाओं में अंतर है, यहाँ केवल मांग जमाओं को शामिल किया गया। तो M1 में आप देखोगे, M1 में हमने देखा कि क्या क्या शामिल है, एक तो C शामिल है, एक DD शामिल है, एक OD शामिल है। आप विशेषकर C और DD को ध्यान में रखना। C तो क्या लोगों का नगद पैसा है और D है डिमांड डिपॉजिट या मांग जमाएं है, और अदर डिपॉजिट अलग चीज हो गई। अब अपन दो और रह गए, तीन, एक हो गया आपका M2। अब M2 में क्या है, जो आपका M1 में हमने क्या पढ़ा, C प्लस DD प्लस OD। बार बार आप इसको बोलोगे तो बिल्कुल आपके याद रह जाएगा। इसमें एक चीज और जोड़ दे, डाक खानों के बचत बैंक खातों में जमाएं। जो आपके डाक घर है उनकी में आपकी बचत बैंक खातों में जो जमाएं हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया है। आपने ऊपर देखा कि ऊपर लोगों के पास जो M1 में लोगों के पास जो पैसा है और बैंक के पास पैसा है उसको शामिल किया था, इसलिए इसमें डाक घर का और जोड़ दिया गया, डाक खानों का और जोड़ दिया गया है। आप देखना जो 2 है, 2 और 4 दोनों सम है, 2 और 4 दोनों में डाक खाने हैं। थोड़ा सा आप याद करने का एक ट्रिक हो सकती है कि M2 में भी डाक खाना है, डाक घर का प्रयोग किया गया है, और M4 में भी डाक घर का प्रयोग किया गया है। अब इन दोनों में अंतर क्या है उसको आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन आप ध्यान रखना कि M2 है उसमें भी कहीं ना कहीं डाक घर का शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, और M4 में भी कहीं ना कहीं डाक घर शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। इस बात को भी आप ध्यान में रखना है। तो आपने देखा M2 में क्या किया गया, M1 में डाक खाने जो डाक घर है उनकी बचत बैंक खातों में जो जमाएं उनको भी शामिल किया गया। M3 क्या है, M3 में क्या किया गया आपका कि M1 में जो M1 ऊपर था, इसका मतलब आप ध्यान में रखना है कि M2 में भी M1 में जोड़ा गया है और M3 में भी किस में जोड़ा गया है, M1 में जोड़ा गया है। इसका मतलब M2 और M3 दोनों में M1 में जोड़ा गया है। लेकिन M2 में तो मैंने बताया कि 2 और 4 में किसका शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, डाक घर का प्रयोग किया जा रहा है। तो डाक खानों की बचत बैंक खातों की जमाएं शामिल की गई है। और M1 में क्या किया गया है कि जो कॉमर्शियल बैंक है, जो वाणिज्यिक बैंक है, जिनकी मैंने बात की है, विभिन्न प्रकार की जो बैंक है जहां हमारा खाता होता है, उनमें शुद्ध सावधिक जमाएं जो टाइम ड्यूरेशन का होता है, एक टाइम पीरियड के लिए होती है, जो FD वगैरह होती है, तो वो भी इसमें शामिल कर दिया। ऊपर हमने देखा कि M1 में केवल डिमांड डिपॉजिट
मांग जमाओं को शामिल किया गया था, चाहे वो था चाहे बचत खाते में हो चाहे चालू खाते में, उसमें सावधिक खाते को नहीं शामिल किया गया था, जो एक टाइम ड्यूरेशन के लिए होता है, टाइम अवधि के लिए होता है, तो उसको इसमें शामिल कर दिया। तो ये हो गया M4 में देखिए आप साथियों कि M3 में जो डाक खाने हैं, जो डाकघर है, उनकी कुल जमाओं को शामिल कर लिया गया। ऊपर तो M2 में तो केवल कौन सी खाते थे, जो बचत बैंक खातों में जमा हुए थे, बचत वाले किए थे, और इसमें जितने भी खाते हैं उनकी कुल जमाओं को शामिल कर दिया गया। NSC को छोड़कर बाकी सबको इसमें शामिल कर लिया गया। तो कोई बड़ी बात नहीं है, इनमें से आपसे प्रश्न पूछ लिया जा सकता है कि M1 में क्या क्या शामिल है, M2 में क्या है, M3 में क्या है, M4 में क्या है। एक बार इसको सुनोगे लिखोगे अपने आप ये याद हो जाएगा। तो M1 में हमने देखा C+ DD+, आप साथ साथ लिखते जाइएगा, और OD, ठीक है। M2 में हमने क्या किया कि M1 में जो डाकघर है उसमें बचत बैंक खातों की जो जमाएं वो शामिल कर दी, और M3 में क्या किया, M1 में वाणिज्यिक बैंक है उसकी शुद्ध सावधि जमाएं और शामिल कर दी गई, और M4 में साथियों यहाँ ध्यान रखना M3 में शामिल किया गया, M4 बनाने के लिए M3 में किया गया, और डाकघरों की कुल जमाएं हैं उनको इसके अंदर शामिल कर दिया गया। इसके अलावा आपसे यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है, उसको भी आप देखिएगा कि अगर यहाँ M1 और M2 को संकुचित मुद्रा कहा गया है, ये भी प्रश्न बन सकता है कि संकुचित मुद्रा यानी छोटे रूप में अगर मुद्रा को परिभाषित करें तो किसको कहा गया, M1 और M2 को, और M3 और M4 को व्यापक मुद्रा कहा गया कहते हैं। तो व्यापक मुद्रा कौन कौन सी है, M3 और M4। आपको ऑप्शन में प्रश्न मिल सकता है कि M1 व M2, M3 व M4, तो व्यापक मुद्रा किसको कहा गया है, M3 और M4 को। तरलता के घटते क्रम में, तरलता मतलब लिक्विडिटी क्या होती है, तरलता जैसे आप तरल होता है ना पानी, उसके हिसाब से, यानी ऐसा मुद्रा जिसको हम आसानी से खर्च कर सके। तो सबसे ज़्यादा तरल कौन सा होगा, M1 होगा, क्योंकि उसको हम बड़ी आसानी से खर्च कर सकते हैं, क्योंकि एक तो हमारे पास जो पैसा है वो है, और एक हमारी बैंकों में पैसा जो मांग जमाओं में है, डिमांड डिपॉजिट में है, DD है, उसको हम बड़ी आसानी से खर्च कर सकते हैं। तो M1 सबसे तरल है, और M2 उससे कम तरल है, M3 सबसे कम तरल है, और M4 है वो और सबसे कम तरल है। तो ये आपका क्रम हो गया। अगर सबसे तरल मुद्रा देखें, मुद्रा का माप देखें, वो कौन सा है, M1। और तरलता का मेरा तात्पर्य यहाँ ये है कि ऐसा मुद्रा का माप, ऐसा प्रकार जिसको हम बड़ी आसानी से खर्च कर सकते हैं। जैसे एक तो हमारे पास मकान है, वो भी हमारी संपत्ति है, और एक हमारे पास नगद पैसा है। तो अगर हमें कोई वस्तु खरीदनी है तो बताइए आप किसको बड़ी आसानी से खर्च कर सकते हो। निश्चित रूप से आपके जेब में जो पैसा है उसको बड़ी आसानी से आप खर्च कर सकते हो। अगर आपके पास ज़मीन में पैसा लगा रखा है, कोई मकान में लगा रखा है, तो निश्चित रूप से आपको बेचकर उसको थोड़ा आपको एक समय लगेगा, एक प्रोसेस होगी। तो सबसे तरल कौन सा होगा, M1 होगा, और सबसे कम तरल होगा वो M4 होगा। तो ये आपसे क्रम भी पूछा जा सकता है। इसके साथ साथ एक प्रश्न साथियों यहाँ से ये भी बन सकता है कि M3 मुद्रा पूर्ति की माप का सबसे साधारण रूप है, और इसे समस्त मौद्रिक संसाधन भी कहते हैं। यहाँ से भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि समस्त मौद्रिक संसाधन कौन सी मुद्रा के प्रकार को कहते हैं या माप को कहते हैं, तो वो कौन सा होगा, M3 होगा। तो यहाँ से प्रश्न एक तो M1 और M2 को तो कौन सी मुद्रा, संकुचित मुद्रा कहा गया है, M3 और M4 को कौन सी मुद्रा कहा गया है, व्यापक मुद्रा कहा गया है। और एक मैंने तरलता का घटता क्रम बता दिया आपको, आप किसी भी क्रम से पूछे तो वो आप इसमें देख लोगे। और M3 है उसको क्या कहा गया है, समस्त मौद्रिक संसाधन कहा गया है। कुछ प्रश्न इसके अंदर दे रखे हैं, जैसे पहला प्रश्न आप देखें ये कि निम्न में से कौन सी मुद्रा पूर्ति M1 का माप का घटक है। तो कौन सा, ये निम्न में से कौन सा जो M1 का घटक है, सावधिक जमा है क्या, नहीं। सावधिक जमा को तो हमने किस में शामिल किया था, M3 में शामिल किया था। और वाणिज्यिक बैंकों के नगद कोष और मांग जमा, तो इनमें से निम्न में से कौन सा मुद्रा पूर्ति के M1 का माप का घटक है। तो वाणिज्यिक बैंकों के नगद कोष को शामिल किया गया है क्या, नहीं। तो क्योंकि हमने देखा कि क्या शामिल था, एक तो C शामिल था, एक DD शामिल था।
सी का मतलब लोगों के पास जो नगद पैसा है उसको शामिल किया गया था। और डी बैंक में लोगों का जो मांग जमा है, चाहे वो बचत खाते में है या चालू खाते में, उसको इसके अंदर शामिल किया गया था। तो यहाँ कौन सा होगा, मांग जमा होगा। अगला प्रश्न क्या है साथियों कि भारत में मुद्रा पूर्ति के मापने के 4 विकल्प हैं, सही है, M1 M2 M3 M4। इनमें से M1 बराबर क्या है, तो क्या देखा था हमने, C प्लस DD प्लस OD। तो C क्या होता है, जनता के पास जो पैसा है नगद रूप में, DD क्या है, जो मांग जमाओं के रूप में, और OD क्या है, रिजर्व बैंक के पास अन्य जमा। तो इसमें आपका सही आंसर क्या होगा, C होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ प्रश्न मैंने दिए हैं, आप भी इससे संबंधित कुछ प्रश्न और आपके देख सकते हो। तो आपकी मुद्रा की पूर्ति के माप हैं, लगभग आपका इसमें इतना ही बनता है। आप इसको वीडियो को देखिए 1-2 बार और इसके नोट्स बनाइए। निश्चित रूप से यहीं से प्रश्न पूछा जाता है। आप पिछले वर्ष के प्रश्न उठाकर देखोगे तो निश्चित रूप से यहीं से प्रश्न पूछा जा सकता है। और आप यहाँ देखोगे कि RBI के द्वारा मुद्रा की पूर्ति के ये 4 विकल्प दे रखे हैं, माप दे रखे हैं, M1 M2 M3 M4। तो आज के लिए बस अपना इतना ही है। और आप सभी से मेरी अपेक्षा कि अब तक जिसने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।